बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन विषय का दूसरा अध्याय स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं पाठ के आंतरिक प्रश्न, यानी कि जो पाठ के बीच बीच में आपके प्रश्न पूछे होते हैं उन्हें कहते हैं पाठ के आंतरिक प्रश्न। आप देख सकते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक में। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, भारत में प्रायः यह कहा जाता है कि हम सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ हैं क्योंकि सरकार के पास इसके लिए पर्याप्त धन और सुविधाएं नहीं हैं। क्या इस बात से आप सहमत हैं? और ये प्रश्न मिलेगा आपको बच्चों आपकी पाठ्यपुस्तक के 20 नंबर पेज पर, यानी कि आप 20 नंबर पेज पर देखें। आपको इस प्रकार का एक प्रश्न देखने को मिलेगा। उत्तर आप क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे, भारत में प्रायः यह कहा जाता है कि हम सबको सरकार स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ हैं क्योंकि उसके पास इसके लिए पर्याप्त धन और सुविधाएं नहीं हैं। हम इस बात से सहमत नहीं हैं क्योंकि संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष 15,000 नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं, लेकिन सरकार की गलत नीतियों के कारण स्वास्थ्य सेवाओं में कमी हो रही है। हमारे यहाँ से काफ़ी संख्या में डॉक्टर विदेशों में पलायन कर जाते हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में कमी होती है। तो इस प्रकार से आप अपने इस पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों, जो कि आपको मिलेगा 20 नंबर पेज पर। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, रंजन को इतना अधिक पैसा क्यों खर्च करना पड़ा, कारण बताइए। और ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा 24 नंबर पेज पर। उत्तर क्या लिखेंगे आप? उत्तर लिखेंगे, रंजन ने अपनी बीमारी का इलाज एक निजी अस्पताल में करवाया था जहां सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध थी। निजी अस्पताल में रंजन का कई तरह का परीक्षण किया गया क्योंकि इन सभी परीक्षणों को करवाने के लिए डॉक्टर ने कहा था। इन सभी परीक्षणों के बाद यह पता चला कि रंजन को सिर्फ वायरल बुखार है। रंजन को कई तरह के परीक्षण की फीस, डॉक्टर की फीस और बेड का चार्ज के कारण अधिक पैसा खर्च करना पड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं दूसरा प्रश्न आपका और उसका उत्तर। आगे देखते हैं। यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, सरकारी अस्पताल में अमन को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आपके विचार से अस्पताल कैसे बेहतर ढंग से काम कर सकता है, चर्चा कीजिए। और ये प्रश्न आपको मिलेगा बच्चों 24 नंबर पेज पर आपकी पाठ्यपुस्तक में। उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे, सरकारी अस्पताल में अमन को लंबी कतार में खड़ा होना पड़ा। जब उसकी बारी आई तो उसे डॉक्टर ने खून की जांच कराने के लिए कहा। इसके लिए उसे एक और लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ा। जहां जांच के लिए खून लिया जा रहा था वहां भी बहुत भीड़ भड़क्का हो रहा था और इन सभी कार्यों के लिए काफ़ी समय लगा। इसके बाद ओपीडी काउंटर पर भी एक लंबी लाइन में इंतज़ार करना पड़ा। इसके बाद बात करते हैं अस्पताल के बेहतर ढंग से काम करने के उपाय। और नंबर 1 है बच्चों, अस्पताल के प्रत्येक कर्मचारी को अलग अलग काम सौंपा जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है आपके लिए, प्रत्येक कर्मचारी के लिए समय सीमा निर्धारित किया जाना चाहिए कि वह निश्चित समय में एक निश्चित संख्या में रोगियों की समस्या का निपटारा करें और जिस कर्मचारी एवं डॉक्टर के कार्यों में लापरवाही मिले उस पर उचित कार्यवाही की जानी चाहिए। तीसरा पॉइंट आपके लिए, अस्पताल की साफ सफाई के लिए अधिकारियों द्वारा समय समय पर निगरानी कराना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने इस तीसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। ये आपका तीसरा प्रश्न है और उसका उत्तर। आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न है और यहाँ पर पूछा है, जब आप बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं? क्या आपको किन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? अपने अनुभवों के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये प्रश्न है आपका 24 नंबर पेज पर आपकी पाठ्यपुस्तक में। देखें आप 24 नंबर पेज। इस प्रकार का आपको एक प्रश्न वहाँ पर देखने को मिलेगा। उत्तर आप लिखेंगे, जब हम बीमार होते हैं तो हम सरकारी अस्पताल में जाते हैं। सरकारी अस्पताल में लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। उसके बाद सरकारी अस्पताल के विभिन्न जांच परीक्षण केंद्रों में जाने पर यह पता चलता है कि वहां के कई जांच परीक्षण की मशीन खराब है। डॉक्टर से इलाज कराने के लिए भी लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। डॉक्टर द्वारा जो दवाइयाँ लिखी जाती हैं उनमें से कई दवाइयाँ अस्पताल में नहीं मिलती, उसे बाहर की दुकानों से खरीदना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों। ये आपका चौथा प्रश्न है और उसका उत्तर। इसके बाद आगे देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न में पूछा है, निजी चिकित्सालयों में हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चर्चा कीजिए।
और ये प्रश्न भी आपको मिलेगा 24 नंबर पेज पर। इसका उत्तर आप लिखेंगे, निजी चिकित्सालयों में हमें निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और क्या क्या हैं वे समस्याएं? नंबर 1, निजी चिकित्सालयों में इलाज कराने का अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं। नंबर 2, छोटे निजी चिकित्सालयों में कई डॉक्टर ऐसे होते हैं जिनमें योग्यता की कमी होती है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, गलियों या मोहल्लों में कुछ निजी चिकित्सालय के डॉक्टर MBBS नहीं होते, दूसरे शब्दों में उन्हें झोला छाप डॉक्टर कहा जाता है, जो कंपाउंडर से डॉक्टर बने होते हैं। अगला पॉइंट आपके लिए, छोटे निजी चिकित्सालयों में कई जांच परीक्षण यंत्रों की कमी होती है, जिसके कारण बाहर से जांच परीक्षण कराना पड़ता है। तो ये हो गया आपका 5वां प्रश्न और उसका उत्तर। बात करते हैं बच्चों आगे। छठा प्रश्न है, किन किन अर्थों में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था सबके लिए उपलब्ध एक सेवा है? और ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा आपकी पाठ्य पुस्तक के 25 नंबर पेज पर, 25 नंबर पेज पर आप देखें। और उत्तर में क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे, निम्न अर्थों में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था सबके लिए उपलब्ध एक सेवा है। और नंबर 1, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र में अमीर गरीब कोई भी व्यक्ति अपने रोग का इलाज करा सकता है। दूसरा, नंबर 2, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त में इलाज और दवाइयाँ दी जाती हैं, इसलिए इसमें इलाज कराना सबके लिए संभव है। अगला पॉइंट लिखेंगे, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र में रोगी का इलाज करते समय किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। और अगला पॉइंट है, सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए ये अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। 5वां पॉइंट लिखेंगे, इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। आई बात समझ में? तो ये आपका छठा प्रश्न और इसका उत्तर। अगला प्रश्न है बच्चों 7वां प्रश्न है, कुछ सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों अथवा अस्पतालों की सूची बनाइए जो आपके घर के पास हैं। अपने अनुभव से अथवा उनमें से किसी एक में जाकर केंद्र चलाने वाले लोगों को और वहां दी जाने वाली सुविधाओं का पता लगाइए। और ये प्रश्न भी मिलेगा बच्चों आपको 25 नंबर पेज पर आपकी पाठ्य पुस्तक के। उत्तर में आप क्या लिखेंगे? उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र जो दिल्ली में स्थित हैं उनके नाम, नंबर 1, गुरु तेग बहादुर अस्पताल, नंबर 2, लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल, नंबर 3, हिंदू राव अस्पताल, नंबर 4, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, और नंबर 5, गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल, नंबर 6, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, और नंबर 7, सफदरजंग अस्पताल। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो, और नहीं तो आप अपने क्षेत्र के अपने आसपास के अस्पतालों के नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर ध्यान दें, इन सरकारी अस्पतालों की स्थिति कैसी है? तो आइए यहाँ पर जो है पॉइंटों में लिखते हैं। नंबर 1, इन सरकारी अस्पतालों को अधिकारीगण समूह के प्रबंधन द्वारा चलाते हैं। नंबर 2, इन सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के समूह कायम हैं जो अलग अलग रोगों के विशेषज्ञ हैं। नंबर 3, इन सरकारी अस्पतालों के भवन काफ़ी विशाल हैं तथा इनमें सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। इन अस्पतालों में कई जांच परीक्षण यंत्र भी हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे, इन अस्पतालों में रोगी को मुफ्त इलाज के साथ साथ मुफ्त दवाइयाँ भी दी जाती हैं। तो इस प्रकार से आप अपने 7वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। ध्यान रहे बच्चों, कुछ सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों के बारे में यहाँ पर क्या लिखा है। 7वां प्रश्न आप एक बार फिर से देखें, कुछ सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों अथवा अस्पतालों की सूची बनाइए जो आपके घर के आसपास हैं। आपने वही लिखना है जो आपके घर के आसपास के अस्पताल हैं, उनकी सूची बनानी है आपने, अपने आसपास के अस्पतालों की सूची। 8वां प्रश्न है बच्चों, आपके घर के पास कौन सी निजी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं, उन्हें चलाने वाले लोगों और वहां दी जाने वाली सुविधाओं का पता लगाइए। और ये प्रश्न आपको मिलेगा आपकी पाठ्य पुस्तक में 26 यानी 26 नंबर पेज पर। उत्तर आप लिखेंगे, निजी स्वास्थ्य केंद्र जो दिल्ली में स्थित हैं। नंबर 1, अपोलो अस्पताल, नंबर 2, गंगाराम अस्पताल, नंबर 3, सेंट स्टीफेंस अस्पताल। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपने लिखे दिल्ली के निजी अस्पतालों के बारे में। आगे आप लिखेंगे, निजी अस्पतालों को निजी व्यक्ति या किसी डॉक्टर द्वारा संचालित किया जाता है। इनमें भी सभी तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। इन अस्पतालों में सेवाएं सार्वजनिक अस्पतालों से अच्छी होती हैं। रोगियों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। तो बच्चों आप ध्यान रखें, ये दिल्ली के निजी अस्पतालों की बात की जा रही है। आप अपने क्षेत्र के निजी अस्पतालों के बारे में लिख सकते हैं।
इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर पाठ के अंत में पूछे गए प्रश्न। आपने पूरा पाठ पढ़ा होगा तो आपको दिखाई दिया होगा कि पाठ के अंत में कुछ प्रश्न आपको पूछे गए हैं, उनके उत्तर आप किस प्रकार से लिखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, इस अध्याय में आपने पढ़ा है कि स्वास्थ्य में सिर्फ बीमारी की बात नहीं की जा सकती। संविधान के लिए एक अंश को यहाँ पढ़िए और अपने शब्दों में समझाइए कि जीवन का स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्या मायने होंगे। संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह कहता है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। तो आपने पढ़ा ये। इसके बाद उत्तर में आप लिखेंगे, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में लोगों के कल्याण से संबंधित कई उपबंध लिखे गए हैं, जिसके तहत सरकार के लिए कई तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसी संदर्भ में नीति निर्देशक सिद्धांत में कहा गया है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। इसलिए भारत सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार ने कई स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया है तथा पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने इस पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न है, सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा सकती है, चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर आप उत्तर लिखेंगे, सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार निम्न कदम उठा सकती है। नंबर 1, स्वास्थ्य केंद्रों या चिकित्सा केंद्रों में वृद्धि करके। नंबर 2, सरकार स्वास्थ्य की सुविधाओं में वृद्धि के लिए अपने बजट में वृद्धि करे। नंबर 3, सरकार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण कानून लाकर प्रदूषण में कमी लाया जा सकता है और वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। चौथा पॉइंट लिखेंगे, पीने के लिए स्वच्छ जल लोगों को उपलब्ध करवाकर। तो इस प्रकार से आप अपने इस दूसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, तीसरा प्रश्न आपको अपने इलाके में उपलब्ध सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाओं में क्या क्या अंतर देखने को मिलते हैं। नीचे दी गई तालिका को भरते हुए इनकी तुलना कीजिए और अंतर बताइए। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, यहाँ पर क्या लिखा है, सुविधा, निजी और सार्वजनिक। यहाँ पर लिखा है सेवाओं का मूल्य और सेवाओं की उपलब्धता, और यहाँ पर आप अपने क्षेत्र के हिसाब से इन्हें भर सकते हैं। चलिए उत्तर में आप किस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर तालिका में दिया हुआ है, सुविधा में आप देख सकते हैं सेवाओं का मूल्य देख सकते हैं और सेवाओं की उपलब्धता। इसी प्रकार से आप अपने उत्तर में एक टेबल बनाएं जैसे यहाँ पर बनी हुई है। और यहाँ पर जो है सबसे पहले आप देखें निजी में, यहाँ पर आप लिखेंगे निजी अस्पतालों में सेवाओं का मूल्य काफ़ी अधिक होता है। निजी अस्पतालों में बेड चार्ज, डॉक्टरों की फीस, जांच परीक्षण फीस आदि के रूप में काफ़ी पैसे लिए जाते हैं। और यहाँ पर सेवाओं की उपलब्धता में लिखेंगे निजी अस्पतालों में अपने रोगियों के लिए सभी तरह की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध कराई जाती हैं। आगे लिखेंगे सार्वजनिक में, तो सार्वजनिक अस्पतालों में रोगियों का इलाज मुफ्त में किया जाता है या बहुत कम पैसे लिए जाते हैं। साथ ही सेवाओं की उपलब्धता में यहाँ पर लिखेंगे आप, सार्वजनिक अस्पतालों में रोगियों की लंबी लंबी कतारें होती हैं और कोई भी सेवा आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार से आप जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं टेबल बनी हुई, इसी प्रकार से आप अपने उत्तर के लिए एक टेबल बनाएं अच्छी सी और उसमें अपने उत्तर को इसी प्रकार से लिखें। इसके बाद बच्चों बात करते हैं यहाँ पर चौथा प्रश्न है, पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता को सुधार कर अनेकों बीमारियों की रोकथाम की जा सकती है। उदाहरण देते हुए इस कथन को स्पष्ट कीजिए। उत्तर में आप लिखेंगे पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता को सुधार कर अनेकों बीमारियों की रोकथाम निम्न प्रकार से की जाती है। और किस प्रकार की जाती है। नंबर 1 लिखेंगे, संचारणीय बीमारियां पानी के द्वारा एक से दूसरे को लगती हैं। इन बीमारियों में से 21% बीमारियां जल जनित होती हैं, जैसे हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस। तो आप यहाँ पर जो है जैसे यहाँ पर लिखा है पहला पॉइंट ऐसे लिखें। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, साफ सफाई की कमी एवं प्रदूषण के कारण भी अनेक बीमारियां फैलती हैं, जैसे भारत में ही लगभग 5 लाख व्यक्ति प्रति वर्ष तपेदिक यानी कि टीबी से मर जाते हैं। डेंगू, मलेरिया आदि अनेकों बीमारियां साफ सफाई की कमी से होती हैं। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता में सुधार करके अनेकों बीमारियों की रोकथाम संभव है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने इन सारे प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। मिलते हैं फिर अगले पाठ में कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।